आप पूरे भारत में बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका प्रदेश का नेतृत्व कोई मुसलमान कर रहा हो। कौन सी ऐसी पार्टी है जो ये तय कर रहा हो कि इस प्रदेश में कौन कहाँ से लड़ेगा। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें मुसलमान ये तय कर रहा हो कि मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी और उसके लीडर सुनिश्चित हो। आप बताइए कि ध्रुवीकरण के माहौल में जहाँ एक भी मुसलमान नेता इंडिया अलायंस हो जो खुद को सेकुलर कहता है, एनडीए हो, आप बताइए कि उन सब में कोई भी मुस्लिम लीडर नहीं दिखेगा आपको मंच पे। हाँ, कैमरामैन हो सकता है, अलायंस का भी कारवां चलेगा तो कैमरामैन मुसलमान हो सकता है, वो फ़ोटो खींच सकता है, लेकिन फ़ोटो का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसे में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहाँ मुस्लिम संवाद किया। यही वजह है कि बिहार में दलित समाज और ख़ासकर मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में एक साथ आ रहा है। बिहार में राजनीतिक पार्टियों के बीच में इस वक्त एक पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का तस्करा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आरजेडी कांग्रेस के ऑफिस में भी उस पर डिस्कशन चल रहा है। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का कार्यकर्ता सम्मेलन अभी 19 अगस्त को हुआ, जिसमें पूरे बिहार से हज़ारों की तादाद में करीब 10,000 प्लस कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद मौजूद हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या तैयारी चल रही है, इतनी बड़ी तादाद में लीडर्स जमा हुए, क्या ताकत का एहसास कराना था और क्या आगे इरादे हैं इनके। जौहर आज़ाद साहब, सबसे पहले इस्तकबाल है आपका इंसाफ टाइम्स पर। बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद और आभार। जौहर साहब, अभी 19 तारीख को आपके लिए दोहरी खुशी का दिन था। एक तरफ आपका बर्थडे था, उस दिन जन्मदिन था, और वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया आप लोगों ने, उसमें बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला। हज़ारों की तादाद में लोग, करीब 10,000 से ज़्यादा लोग जो है आए थे, जिसमें आपके प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर स्टेट सतह के लीडर्स, आपके पूर्व नेता सभी मौजूद थे वहाँ पर, और बहुत खुला मैसेज दिया। और हमने वहाँ पर रिपोर्टिंग किया था तो यादव समाज, कुशवाहा समाज, उसी तरीके से रविदास कम्युनिटी, पासवान कम्युनिटी, मुस्लिम समाज की बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, और बहुत खुल करके इन तमाम समाज के लोग चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बात कर रहे थे, उनके समर्थन में, और आपकी पार्टी के और जो आपके समर्थन में बात कर रहे थे। क्या कोशिश थी 19 तारीख को आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले हम अपनी पार्टी, चूँकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब से संगठन बनाया तो भीम आर्मी का विस्तार भी बिहार में हुआ। और 2018 की बात मैं बताऊं आपको कि उस वक्त गांधी मैदान को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भरा था। और आज जब चुनाव का समय है, जब कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आते हैं तो दलित समाज के हज़ारों लोग उनको देखने चले आते हैं, ऐसे में एक चुनौती थी जिसको हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने, प्रदेश कमेटी और ज़िला कमेटी ने ये साबित कर दिया कि संगठन आज़ाद समाज पार्टी का किस तरह से मजबूत है और किस बिहार के कोने कोने गांव तक ये आज़ाद समाज पार्टी का संगठन फैल चुका है। आज जितना संगठन मजबूती से काम कर रहा था, उतनी ही मजबूती से आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम भी कर रहा है। आपने देखा होगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, हालांकि सभी जो बड़े लीडर हुए, महापुरुष हुए बहुजन समाज के, उनको एक जाति विशेष का लीडर बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये कार्यकर्ता सम्मेलन ये सबूत है इस बात का कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद वो नेता सिर्फ किसी जाति विशेष के नहीं हैं, वो दलित समाज के भी हैं, पिछड़े समाज के भी हैं और मुसलमानों के भी रहनुमा हैं। और मुसलमानों को ये ज़रूर चाहिए कि जो उनकी आवाज़ बन रहा है, जो उनके लिए लड़ रहा है। आप बताइए कि ध्रुवीकरण के माहौल में जहाँ एक भी मुसलमान नेता इंडिया अलायंस हो जो खुद को सेकुलर कहता है, या एनडीए एनडीए हो, आप बताइए कि उन सब में कोई भी मुस्लिम लीडर नहीं दिखेगा आपको मंच पे। हाँ, कैमरामैन हो सकता है, अगर एनडी अलायंस का भी कारवां चलेगा तो कैमरामैन मुसलमान हो सकता है, वो फ़ोटो खींच सकता है, लेकिन फ़ोटो का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसे में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहाँ मुस्लिम संवाद किया। यही वजह है कि बिहार में दलित समाज और ख़ासकर मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में एक साथ आ रहा है। और यही साबित करने के लिए 19 अगस्त को हमारे बिहार से सभी कार्यकर्ता आए। हालांकि बहुत सी गाड़ियों को, हमारे बसेस को शहर में नहीं घुसने दिया गया, सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जबकि डीएम को चिट्ठी दी गई थी कि हमारे कार्यकर्ता आएंगे और उनके लिए मरीन ड्राइव तक आने का
चूँकि मरीन ड्राइव से हमने बहुत करीब वेन्यू इसीलिए रखा था क्योंकि भविष्य में ये पूर्व में हमने देखा था कि शहर में एंटर करने में बड़ी दिक्कत परेशानी हुई थी, लेकिन सरकार ने सहयोग नहीं किया। उसके बाद भी हज़ारों की तादाद में आप सब ने देखा कि वहाँ पहुँचे हैं। और इस समीक्षा बैठक में ये सबसे ज़्यादा मैं बधाई देता हूँ अपने विधानसभा प्रभारियों का, जिन्होंने इतने कम समय में बूथ पर, हर बूथ पर 100 के आंकड़े के जो लक्ष्य थे आज़ाद समाज पार्टी को, उस लक्ष्य को पूरा किया। इसलिए सभी जिलाध्यक्ष को और सभी विधानसभा प्रभारियों को बहुत बधाई देता हूँ आपके माध्यम से। एक दौर था जबकि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे और पूरे हिंदी बेल्ट में मुस्लिम दलित समीकरण की का नारा उठा था और कांशी राम जी के बाद मायावती सीएम भी बनी, वो मुस्लिम दलित समीकरण उसमें काम आया था। अभी हमने देखा कि जब नगीना से चुनाव लड़ रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, इंडिया और इंडिया अलायंस दोनों से हटकर अपनी पार्टी के सिंबल आज़ाद समाज पार्टी के सिंबल से लड़ रहे थे, तो वहाँ पर मुसलमानों का पूरा समर्थन उनके साथ रहा और जीतने में वो कामयाब रहे। उसमें मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। क्या लग रहा है बिहार के अंदर मुस्लिम समाज आपके साथ आ पा रहा है, किस हद तक आ पा रहा है? देखिए, सबसे पहले इस भारत में एक ऐसी पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान नहीं है। आप पूरे भारत में बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके प्रदेश का नेतृत्व कोई मुसलमान कर रहा हो। कौन सी ऐसी पार्टी है जो ये तय कर रहा हो कि इस प्रदेश में कौन कहाँ से लड़ेगा। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें मुसलमान ये तय कर रहा हो कि मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी और उसके लीडर सुनिश्चित होंगे। कौन सा ऐसा मुसलमान पूरे भारत में किसी राज्य में तय कर रहा हो कि कौन सा प्रत्याशी किस विधानसभा से लड़ेगा। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें एक मुसलमान तय कर रहा हो कि गठबंधन के लिए बातचीत किस पार्टी से होगी और किससे नहीं होगी। इतनी आज़ादी देने वाले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मुसलमान नहीं आएंगे तो किसके साथ आएंगे। बात सम्मान की होगी, बात उनके हिस्सेदारी की होगी, बात लिंचिंग के ख़िलाफ़ सख्त कानून की होगी, बात वफ़्क़ कानून संशोधन कानून जो आया है उसको कैसे रोका जाए इसकी बात होगी। बात इसकी होगी कि यूसीबी को लाकर जो एनडीए सरकार लाना चाहती है उसको कैसे रोका जाए। बात इसकी होगी कि लिंचिंग के ख़िलाफ़ सख्त कानून कैसे बनाया जाए। बात इसकी होगी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें आरक्षण मुसलमानों को कैसे साबित किया जाए, क्योंकि प्रशासन में अगर मुसलमान नहीं होगा, अगर न्यायालय में मुसलमान नहीं होगा तो उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। अगर सत्ता में उनकी हिस्सेदारी होगी तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, उनका घर महफूज नहीं होगा, उनके नौजवान महफूज नहीं होंगे। तो इन सब के साथ, इन मुद्दों के साथ मैं बिहार में उतर रहा हूँ और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बिहार का दौरा भी करेंगे और उन्होंने बार बार कहा है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी जो है वो संख्या के आधार से 1% 2% ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। ना पार्टी के संगठन में कम है, ना कोर कमेटी में कम है और ना ज़िला कमेटी में कम है। ये सुनिश्चित कर सकता है कोई भी पार्टी, कोई भी पत्रकार पूरे भारत में जाकर जहां आज़ाद समाज पार्टी का काम चल रहा है वो वहाँ ये कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, जब नुमाइंदगी की बात होती है तो हर फील्ड में नुमाइंदगी होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होता है। दलित समाज को लेकर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात भी हो रही है। उसी तरीके से आर्मी में रिजर्वेशन के लिए जो चमार रेजिमेंट की बात जो है बहुत मजबूती से चंद्रशेखर आज़ाद उठा रहे हैं, दोबारा से चमार रेजिमेंट लाने के लिए। आपको क्या लगता है कि चमार रेजिमेंट वापस आना चाहिए और क्या मुसलमानों के लिए भी इस तरह कोई प्रावधान आर्मी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कुर्बानियाँ बहुत मुसलमानों ने भी दिया है। जब जंगें हुई इस मुल्क की आज़ादी के बाद भी, चाहे वो चाइना से हो या पाकिस्तान से हो, और आतंकवाद के खिलाफ उसमें भी मुस्लिम फौजियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अब्दुल हमीद साहब का नाम कैसे भूल सकते हैं। भाई सीना चौड़ा हो जाता है। मुसलमानों ने आज़ादी के जंग आज़ादी में कितनी शहादत दी है उसकी गिनती नहीं कर सकता कोई। तो बिल्कुल होगा, जब केंद्र में हम आएंगे तो हम इस पे भी बात करेंगे। उन्होंने सिर्फ चमार रेजिमेंट की नहीं बात की, जादव रेजिमेंट ओबीसी की भी बात की। तो फिलहाल जो है मुसलमानों को जो हिस्सेदारी है वो हर जगह होगा, तभी ये समाज बढ़ सकता है। आप सोचिए कि आज़ादी से पहले 33% नौकरियों में जो मुसलमान था, आज वो 1.5% पे चला गया। तो क्या ज़िम्मेदार सिर्फ मोदी हैं? ज़िम्मेदार क्या सिर्फ भाजपा और आरएसएस है? क्या वो लोग नहीं हैं जो 60 साल सत्ता में बैठे रहे? तो मुसलमानों को अब हिस्सेदारी की बात खुलकर करनी चाहिए। ऐसा नेता चुनना चाहिए जो उनको हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है। ऐसा नेता चुनना चाहिए कि ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट जो ठेकेदारी चल रही है, जिसमें नेताओं के सहभागी, उनके दोस्त, उनके
पार्टनर टेंडर लूट रहा है, इसमें भी मुसलमानों को और दलितों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इसकी बात मैं लगातार कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, और ये वादा भी कर रहा हूँ कि अगर सरकार किसी भी तरह हमारी मुट्ठी में आती है, अगर चाबी भी हमारे हाथ लगती है, तो इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार बनते ही एक दिन 24 घंटे का वक्त चाहिए। 24 घंटे के अंदर मदरसा के असातिज़ाओं की तनख्वाह 25,000 नहीं, बीपीएससी टीचर के बराबर की जाएगी, क्योंकि काम वही, मेहनत वही। क्या सिर्फ दाढ़ी और टोपी रखने पर, मुसलमान होने पर सज़ा आप देंगे? या मदरसे की बहाली आप अगर सरकारी कर रहे हैं तो उनको सैलरी बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए? लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून होगी। सरकारी और प्राइवेट ठेकों में, सरकारी नौकरियों में, सब में आरक्षण लागू कराएंगे, और बिहार में उद्योग, काम, रोज़गार, बाढ़ से मुक्ति, इन सब पे काम किया जाएगा। अच्छा, अभी कास्ट बेस्ड सेंसस जो है बिहार में हुआ था, जो नीतीश और तेजस्वी साथ थे उस वक्त, उसमें जो आंकड़ा सामने आया है उसमें देखा जाता है कि दलित समाज का 42% से ज़्यादा तबका गरीबी रेखा से नीचे है, और 90% से ज़्यादा जो दलित समाज के लोग हैं उनके पास अपना कोई वाहन नहीं है। ये हालात अभी भी आज़ादी के 79 ईयर्स के बाद है बिहार के अंदर। उसी तरीके से एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि दलितों पे जितने उत्पीड़न पूरे मुल्क में हुए हैं उसका 16% सिर्फ और सिर्फ बिहार में हुआ है। यानी देश में दूसरे नंबर पर बिहार आता है उत्तर प्रदेश के बाद। इसी तरीके से बिहार में जितने भी उत्पीड़न के वाक़यात हैं उसमें 42% से ज़्यादा जो वाक़यात है वो सिर्फ दलितों के ख़िलाफ़ है, और ख़ुद एनसीआरबी ये बताता है उसमें सिर्फ 4% मामले में ही सज़ा हुई है। ये सिचुएशन आखिर क्यों है, जबकि लगातार एनडीए की सरकार है और दलित समाज का ज़्यादातर जो वोट अब तक करता आया है वो नीतीश कुमार जी को करता है, एनडीए को करता आया है। क्या कारण आपको लगता है? देखिए, नीतीश जी ने जितना भी झूठ बोला हो, लेकिन एक सच उन्होंने बोला था कि बीजेपी नहीं है, ये बड़का झूठा पार्टी है। इसने, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर शोषित वंचित समाज को, खासकर दलित समाज पर जितनी अत्याचार और शोषण के पराकाष्ठा हमने देखी, वो आंखें नम करेंगी आपकी, आपको सोने नहीं देंगी। जिंदा जला देना, बच्ची, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो जाना, हत्याओं की तो गिनती नहीं कर सकते आप। ऐसे में आप बताओ कि बिहार में जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर जी के बाद कोई ऐसी सत्ता नहीं आई जिसने दलितों के बारे में बात की हो, सोचा हो, उनको पलायन से रोका हो। हमारे दलित समाज के घर आप देखेंगे तो नौजवान तो नौकरी कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, वहाँ बीवी बच्चे, उनकी माँ जो है अकेले रह रहे हैं। ऐसे में वो बाहर कमाने जाएगा या उनकी सुरक्षा की बात करेगा? और इनकी जो लड़ाई लड़ी है, आज जब हम ये कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी पूरे बिहार में है, हर घर में गई है, तो उसकी वजह भी रही कि इस दलित समाज की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लड़ी, उनके कार्यकर्ताओं ने लड़ी। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता उनके घर तक पहुँचे और एफआईआर के लिए हमने आंदोलन किया। नीतीश कुमार के राज में दलितों के, मुझे आप जो आंकड़े एनसीआरबी के दे रहे हैं वो आंकड़े 50% भी नहीं है। 50% के लोगों को तो एफआईआर ही नहीं हो सका। जो हमसे संपर्क में आए, हमने एफआईआर के लिए आंदोलन किया। आप सोचिए कि 75 साल की आज़ादी के बाद दलित समाज को एफआईआर करने के लिए एक संगठन, एक पार्टी के द्वारा आंदोलित करने के बाद एफआईआर कराने के लिए जीत हासिल होती है। इंसाफ की तो बात ही नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी आएगी तो संविधान करा जाएगा। लगता है कि दलित समाज इस मर्तबा एनडीए को साथ छोड़ सकता है? एनडीए को भी साथ छोड़ेगा और वो भी छोड़ेगा उनका भी, जो खामोश रहते हैं इनके हत्याओं पे, जो खामोश रहते हैं इनकी दलित समाज के बहन बेटी के बलात्कार पर, उनका भी साथ छोड़ेगा। वो दलित समाज, पिछड़े और मुसलमान, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी संख्या में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ उम्मीद से देख रहा है। और इस बार 2025 का चुनाव दलित, शोषित, वंचित और गरीब मजदूर किसान की सरकार लेकर आएगा। लेकिन कांग्रेस तो सबसे ज़्यादा दलितों पे काम कर रही है। स्टेट पर्सन उन्होंने कांग्रेस पार्टी से दलित समाज से बनाया, रविदास कम्युनिटी से भी बनाया, जिस समाज से चंद्रशेखर आते हैं, जिस समाज से मायावती आती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अभी जो दलित एक्टिविस्ट बड़ी तादाद में उनको जोड़ा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले रतन लाल, जो बिहार से ही हैं और डीयू के प्रोफेसर है, बड़े इंटेलेक्चुअल, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर दलित एनडीए से टूटता है तो कांग्रेस की तरफ और महागठबंधन की तरफ कांग्रेस की वजह से जा सकता है? मैं पत्रकार हैं आप, मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, समय निकालिए और उनके विधानसभा में जाइए।
उस विधानसभा में हमारे कार्यक्रम जनसंपर्क को देखिए। वहाँ मैं आपको आज ये जो बयान है इसको रिज़र्व रखिएगा चुनाव के बाद के लिए, कि उनके प्रदेश अध्यक्ष दलित वोट नहीं मिलने की वजह कर बुरी तरीके से हारेंगे और आज़ाद समाज पार्टी वहाँ से जीत दर्ज करेगी, क्योंकि कांग्रेस में जाने के बाद दलितों की आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं होती। और कांग्रेस ने आज तक ऐसे बड़े दलों को जो दलित शोषित वंचित की आज़ाद आवाज़ है उसको साथ लाने का काम नहीं किया। अगर वो दलितों का वोट चाहते, अगर वो चाहते कि दलितों की आवाज़ बने, अगर वो चाहते कि दलितों को इंसाफ मिले, तो वो राजद से पहले आज़ाद समाज पार्टी को याद करते, आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं को याद करते। क्योंकि आप जब दलितों की बात करते हैं, अत्याचार और शोषण की बात करते हैं, तो अत्याचारियों का भी नाम राहुल गांधी जी को पढ़ना चाहिए था। मेरी चाय भी आ गई है, तो मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि बिहार में एक पार्टी है जन स्वराज पार्टी, जिसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी ने एक तो दलित समाज से उन्होंने अपना स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है, वो आप अच्छे तरीके से जानना है। फिर अभी पिछले दिनों उन्होंने मुस्लिम समाज को हज भवन में बुलाया था, मुस्लिम समाज से जुड़े हुए उनके लीडर्स, और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अब तक हमने भाजपा को नीचे से काटा है, जदयू को नीचे से काटा है, यानी कि हम जो उनके जो वोट बैंक थे उनको तोड़ा है। अब हम जो है आरजेडी और महागठबंधन को भी नीचे से तोड़ेंगे और मुसलमानों को हम असल जो प्रतिनिधित्व देने का वादा हमने किया था वो हम प्रतिनिधित्व देंगे। मुस्लिम समाज हमारे साथ बड़ी तादाद में करीब 30% आ चुका है, बाकी भी आ जाएंगे, ये उनका दावा है, उनके लोगों का दावा है। दो बात की तकलीफ़ है उनसे मुझे। एक तो ये कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो उन्होंने बाद में अपने झंडे में क्यों जोड़ी, पहले क्यों नहीं जोड़ा? पहले फ़ोटो उन्होंने गांधी जी की लगाई जब पार्टी लॉन्च किया, और जब चुनाव के करीब आए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो ले आए। नहीं, मैं वही बता, स्टेट प्रेसिडेंट जो उनके हैं उनका कोई स्टेटमेंट दिखाइए 2 महीने में। 2 महीने में वो बिहार के जब प्रेसिडेंट हैं तो उनको तो बोलने की इजाज़त होनी चाहिए ना, उनके बयानात होने चाहिए ना, उनके दौरे होने चाहिए ना। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार में बिहार का आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने नेतृत्व में कार्यक्रम कर रहा है, अपने बयान रख रहा है, आज़ादी से रख पा रहा है, तो वो आज़ादी तो कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष के होनी चाहिए थी। ये आज़ादी तो जनसुराज के भी प्रदेश अध्यक्ष की होनी चाहिए थी। तो जनसुराज से दो शिकायत है। अब रही बात कि वो एक चुनौती बनना चाहते हैं, तो आए हमारे मुद्दों पे बात करें, बैठें हमारे साथ, दलितों की और मुसलमानों की तकलीफ़ों की बात करें। टिकट देकर आप उनको कैसे जिताएंगे इस रणनीति की बात करें। तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे मांगे हैं, हमारी सीधी मांग है कि समान शिक्षा, समान चिकित्सा की बात करनी होगी, इसको लागू कराना होगा, दलितों समाज के प्रमोशन को लागू करना पड़ेगा। ये सारे मुद्दों पे जो भी पार्टी साथ आना चाहती है, हम सबसे बात कर रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर आपको दावत दे बैठकर बात करने के लिए दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों के जो मसाइल है जिनकी आप राजनीति करते हैं उनके मसाइल पर और बिहार के मसाइल पर, चूँकि वो बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ बैठकर बात करने को, चाय पीने को तैयार हैं? हम भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षीय पार्टियों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गठबंधन का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्षेत्र है, उनसे मिलकर बात करके हम आग्रह कर सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि एक बड़ा गठबंधन बनाया जाए जिससे हम भाजपा को रोक सकें, क्योंकि इंडिया अलायंस भाजपा को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती। तभी उनके साथ कोई दलित चेहरा नहीं है, बड़ा लीडर नहीं है। आप बताइए कि उनके साथ कौन है? मुकेश सहनी जी, जिनके दिल में अमित शाह हैं और वो जान मोदी जी के लिए देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग उनके साथ हैं जो जीत कर भाजपा की सरकार बना सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जो है आज़ाद साहब का कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ चुका है, क्योंकि पिछले दिनों जो इन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन करके एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि जो बातें कही जाती है बिहार में, कि जब चंद्रशेखर आते हैं तो फ़ैन फॉलोइंग की वजह से दलित समाज के लोग आ जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का जो संगठन है वो उस तरह से मजबूत नहीं है। इसका जवाब उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन से देने की कोशिश किया, जिसमें चंद्रशेखर नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद करीब 10,000 से ज़्यादा दलित समाज के, आदिवासी समाज के
के, उसी तरीके से यादव समाज, कुशवाहा समाज और मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पर मौजूद थे। इससे पार्टी का कॉन्फिडेंस और बढ़ चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए और जदयू को रोकने के लिए किसी के भी साथ गठबंधन करने को, बातचीत करने को तैयार हैं। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर को भी इन्होंने खुला मैसेज दिया है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रणनीति सामने आती है आज़ाद समाज पार्टी की और किस तरफ ये लोग बढ़ते हैं। देखते रहिए इंसाफ टाइम्स। कैमरा पर्सन महताब आलम के साथ मैं मोहम्मद सैफुर रहमान।